हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल टर्म्स का मतलब हम लोग समझ गए थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन का चर्चा किए थे। सॉल्यूशन का चर्चा करने के बाद हम लोग जो है वो केसेस का चर्चा किए थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर हम लोग ग्राफिकल मीनिंग भी समझे थे कि किस तरीके से ग्राफ ड्रा किए जा सकते हैं। यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो तो किस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ये सारा चर्चा हम लोग कर लिए हैं। बाबू, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं वो आपको समझाऊंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो वर्ड्स प्रॉब्लम हैं उन वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ करके और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तैयार करना ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होगा। सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से आप उसका निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं उन वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे हम लोग अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, मेन टारगेट हमारा ये है। ठीक, तो उठाते हम लोग पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक उम्मीद करते हैं सबके पास होगी। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। आज से आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ठीक, also 3 years from now, आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी उस उम्र का 3 गुना मेरी उम्र होगी आज से 3 साल बाद। ठीक, कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए कितना बढ़िया सिचुएशन दिया हुआ है, इस चीज को समझिए आप। कह रहा है कि आफ्ताब है, समझिए पहले ऐसे मैं आपको रफली समझा रहा हूं। आफ्ताब है, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि बेटी आज से 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी उस उम्र का 7 गुना उम्र मेरा था। समझ रहे बात को? तो मान लेते हैं यदि हम लोग की आफ्ताब का एज जो है वो x ईयर है और डॉटर का एज y ईयर है। ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आज के डेट में यदि ऐसा है, नॉर्मली सोचो, आज के डेट में यदि आफ्ताब का एज जो है वो x ईयर्स हो और डॉटर का एज जो है वो y ईयर्स हो, तो नॉर्मली बताओ 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी। आप इस चीज को अपने ऊपर सोचो। यदि आज के डेट में आपकी उम्र 15 ईयर हो, आप 15 साल के हो, तो 7 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी। तो सिंपल सी चीज है, यदि आज आप 15 के हो तो 7 साल पहले के लिए माइनस करोगे तब 7 साल पहले वाली आपकी एज आएगी। सेम वही सिचुएशन यहां पर भी होगा कि प्रेजेंट में यदि आफ्ताब x ईयर का है तो 7 साल पहले इसकी उम्र जो है वो क्या है, यानी कि 7 years ago, नॉर्मली समझिएगा, 7 years ago 7 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी। 7 साल पहले इसकी उम्र हो जाएगी x - 7। अब बताओ डॉटर की उम्र क्या होगी, तो इसके भी एज में से 7 माइनस होगा तो ये भी होगा y - 7। अब कह रहा है आफ्ताब कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र है और जो तुम्हारी उम्र है इसमें क्या संबंध है। आफ्ताब की उम्र बेटी के उम्र के 7 गुना है। तो जरा सोचो कि आफ्ताब की जो एज 7 साल पहले वाली है ये बेटी के एज यानी कि उसके डॉटर के एज के बराबर कब होगा,
जब इसमें हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब, क्योंकि आफ्ताब एज इज 7 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर 7 ईयर एगो। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना है। अब जरा नॉर्मली सोचो, यहां से x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 49 होगा। अब जरा बताइए, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और ये प्लस 7 इधर हो जाएगा, माइनस 49 और प्लस 7। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 42 आएगा, माइनस 42। ठीक, ये इक्वेशन बना। मैं आपको जनरली बस समझा रहा हूँ, अभी इन चीजों को लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, लिखने का काम मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक, चलिए ये तो केस फर्स्ट था, जिसमें हम लोग पिता और पुत्री के उम्र यानी कि आफ्ताब और उसके डॉटर की उम्र का एक रिलेशन निकाले। ठीक, दूसरा सिचुएशन पढ़िए। दूसरा केस क्या कह रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, सेम वही सिचुएशन, फिर से वही चीज, ये हो गए आफ्ताब जी और ये हो गई उनकी पुत्री। ठीक, आज के डेट में आफ्ताब x है, डॉटर y है, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस 3 होगा और डॉटर की एज क्या होगी, y प्लस 3 होगा। भाई पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, अब बाद में आएंगे तो प्लस करना होगा। भाई आज मेरी उम्र, यदि मेरी उम्र मतलब आपकी उम्र, यदि आज आपकी उम्र 15 साल है तो बताओ 3 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, 18 होगी कि नहीं, बताओ 18 होगी। अब आप जो है वोटिंग कर सकते हो 3 साल बाद। ठीक, आफ्ताब की एज x प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3। समझ में आ रहा है क्यों प्लस 3 किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, ठीक, 3 साल बाद x प्लस 3 y प्लस 3 कह रहा था कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। किसके उम्र का, अपने बेटी की उम्र का। अब इन दोनों को यदि इनको बराबर कराना हो, x प्लस 3 y प्लस 3 के बराबर कब होगा, जब ये इसका 3, जब बेटी की उम्र का 3 गुना कर देंगे तब जाके ये फादर की एज के बराबर होगा। यहां से x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 होगा, यहां से x माइनस 3y इज इक्वल टू, यहां से ले जाए 6, ये दूसरा इक्वेशन बना। समझ में आ रहा है। तो देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में करना क्या है, आपको एक ही बार उस सारे क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, आपको एक एक लाइन पढ़ते हुए चलना है और कंडीशन को देखते हुए चलना है कि क्या क्या कंडीशन आपसे बोला जा रहा है। आ रहा बात समझ में आ रहा है सबको। तो ये हमने सिर्फ किया क्या, हम लोग सिर्फ इसको अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट किया, अलजेब्रा के फॉर्म में जो है वो हम लोग इसको लिख दिए। ठीक, हमारे पास ये 2 इक्वेशन है। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बाबू जरूरी है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, ठीक है, हमने ये बाबू यहां पर क्या प्रेजेंट कर दिया, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली देखिए, पहले इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक, अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, देखिए मैं बोर्ड पर ग्राफ बनाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज करिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। करना क्या पड़ता है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन हों और हमको इनको ग्राफ पर प्लॉट करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन को लेते हैं। ठीक, और पहले इक्वेशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, ताकि यही x और y की वैल्यू प्लॉट किया जाएगा ग्राफ पेपर पे। तो ये हम लोग x ले लेते हैं और ये y। करना क्या है हमको, ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन है इसमें हम लोग x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 42 और प्लस 7y। अब क्या होगा, हम लोग y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू मिलती जाएगी। कोशिश यही करना है कि y की वही वैल्यू रखें जो x की वैल्यू भी
एक्स की वैल्यू भी एक होल नंबर के फॉर्म में दे। ऐसा नहीं है यदि फ्रैक्शन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ ये होगा कि ग्राफ पर जब प्लॉट करने की बात आएगी तो पॉइंट्स को थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि y की वही वैल्यू रखें जिसमें x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल ना मिले, ताकि हमारा जो है वो ग्राफ पर प्लॉटेशन आसान हो। ठीक, अब देखिए यदि हम लोग यहां पर y की वैल्यू नॉर्मली सोचो, यदि इस y की वैल्यू को हम लोग यहां पर रख लेते हैं, क्या हम लोग इस y की वैल्यू को रख लेते हैं 6, y की वैल्यू को 6 रख लेते हैं, 6 रख लेंगे तो ये क्या होगा -42 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 और -42 प्लस ये हो जाएगा 42 और ये जवाब कितना आएगा 0। यानी कि अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ y 6 वी गेट x इक्वल टू 0। ठीक, अब फिर ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। ऐसे एक और पॉइंट हमको ढूंढना है, फिर तीसरा पॉइंट भी, हालांकि 2 पॉइंट से भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट्स को ले लेने से जो ग्राफ में गलती होने का चांस होता है वो 9 के बराबर हो जाता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, फिर से y की एक वैल्यू हम लोग सोचते हैं, तो y की वैल्यू हम लोग सोच सकते हैं 7 सोच सकते हैं। यदि 7 सोचते हैं तो ये कितना होगा बताओ, ये 42 और प्लस ये 49 कितना आ जाएगा बताइए, +7 आएगा क्या, बताइए भाई। ठीक, आ रहा बात समझ में। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग सोच ले, यदि हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को 6 के जगह पर यदि 5 सोच लेते हैं, 5 सोच लेते हैं, ठीक, कुछ भी सोच सकते हैं अपने हिसाब से। यदि 5 सोचते हैं तो ये 35 होगा और ये हमारा जवाब कितना आएगा -7। आ रहा बात समझ में। तो ये पहले इक्वेशन के लिए हम लोगों ने बॉक्स तैयार कर लिया, फिर यही बॉक्स हम लोगों को, ये पहले के लिए है, फिर ऐसे ही बॉक्स हम लोग को किसके लिए तैयार करना होगा, दूसरे के लिए भी तैयार करना होगा। यदि दूसरे के लिए हम लोग तैयार करते हैं, फिर से वही काम x और y, फिर से वही काम यहाँ पर भी करेंगे। x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लें, तो x की वैल्यू यदि y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जरा देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 + 3y। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू मिलती जाएगी। y की वैल्यू यदि हम लोग 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 6 + 0 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यदि हम लोग y की वैल्यू 1 रख लेते हैं 1, या फिर हम लोग y की वैल्यू -1, कुछ भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, -1 रख लेते हैं तो -1 हो जाएगा 6 -3 हो जाएगा, और 6 - 3 कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कोशिश बस यही करना है कि हम लोग वही वैल्यू रखें जिससे हमको छोटा से छोटा नंबर मिले और फ्रैक्शनल ना मिले। ठीक, उसी तरीके से आगे हम लोग यदि इसकी वैल्यू हम लोग -2 रख लें, यदि -2 रख लें तो ये -6 और +6, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको 2 बॉक्स मिल गए जिसमें x और y के वैल्यूज हमको यहां से मिले। अब क्या करना है, अब करना हमको ये है कि ग्राफ पेपर पर हम लोग को x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेना है, x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेना है। फिर उसके बाद उसमें जो इंटरवल दिए गए रहते हैं, इक्वल इंटरवल्स पर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में बस ध्यान यही देना है कि जितने नंबर्स आप यूज किए हैं, हार्डली हम लोग कहां तक पहुंचे हैं 7 तक, तो 7 और 8 तक की काउंटिंग हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, ये सबको आता होगा उम्मीद करते हैं। फिर आगे यहाँ पर -1 -2, जिसको नहीं आएगा भाई वो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बता देगा कि हाँ सर ये चीज हमको नहीं आता है, आप हमको एक बार बता दीजिए, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ठीक, उसी तरीके से ग्राफ पेपर पर करेंगे तो एक्यूरेसी रहेगी, व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट्स का डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, वही काम इधर करते हैं हम लोग, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, चलिए अब आते हैं पहले लाइन को हम लोग ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अच्छा हमको रिप्रेजेंट करना है पहला क्या 0,6, 0,6 को रिप्रेजेंट करना है। तो x पर 0 ये और y पर 6 हमको यहाँ पर मिले, ये पॉइंट हमारा मिल गया। ठीक, एक पॉइंट हमको मिल गया। दूसरा 7,7 यानी कि x पर भी 7 और y पर भी 7, x पर भी 7
भाई y पर 7 कुछ यहाँ मिलेगा हमको आगे ऐसे, और x पर 7, तो यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं और यहाँ से ऐसे चलते हैं, तो ये यहाँ पर ये आए और ये यहाँ से हम ये आए, तो ये पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक, ये पॉइंट किसका है, ये 0,6 है, ये पॉइंट किसका है 7,7 है। आ रहा बात समझ में। फिर उसके बाद अगला है -7 5, x पर -7, x पर -7 और y पर हमको जाना है 5, y पर बाबू यदि हमको 5 जाना है तो ये यहाँ से ये हम ले जाते हैं ये, और y से यहाँ पर ले आते हैं, ये पॉइंट हमको मिलेगा। आ रहा बात समझ में। तो ये हमको मिल गए पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स का प्लॉटेशन हो गया। अब करेंगे क्या, स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद ये तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, और ये तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो लाइन मिलेगा, ये लाइन हमारा पहला जो हमारे पास इक्वेशन है x - 7y = -42, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आ रहा बात समझ में। फिर उसके बाद दूसरे वाले का जो बॉक्स बना है इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x 6 और y 0, x पर 6 और y पर 0, ये पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक, ये हमारा किसका है, ये 6,0 का है। अगला 3,-1, 3,-1 पॉइंट यहाँ पर है, पर यहाँ से ये इसको लंबा करते हैं, यहाँ पर इसको ये लंबा करते हैं, ये पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्शन होगा इसका। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाबू 3,-1। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए। अगला पॉइंट चाहिए 0,-2, ये हो जाएगा हमारा 0,-2 का। ठीक, अब फिर से इन तीनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रा कर दी जाएगी। देखिए ये हमारा काम ये दोनों से हो सकता था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा पॉइंट ले लेने से ये क्लियर हो जाएगा कि हमने ये जो 2 पॉइंट निकाले हैं वो सही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के किसी इक्वेशन का यदि आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो लाइन हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। 2 पॉइंट के बीच में जब भी आप लाइन ड्रा करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, लेकिन 3 पॉइंट से होते हुए एक लाइन को ड्रा करना है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो जरूरी कब हो जाता है, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। मतलब समझिए इस चीज का, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहां पर कर दे यदि हम, तो क्या इनसे जाते हुए आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से होते हुए जाए? स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं किया सकता। तो हम अपनी एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं इस बॉक्स में हम लोग 3 पॉइंट्स को ले लें, क्योंकि 3 पॉइंट से यदि स्ट्रेट लाइन चली जाती है, 3 पॉइंट से बाबू यदि स्ट्रेट लाइन चली जाती है, इसका मतलब जो हमने पॉइंट सोचा है, सब्स्टिट्यूट किया है पॉइंट्स को, वो सारे पॉइंट्स सही हैं। आ रहा बात समझ में। तो ये इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले क्वेश्चन में बाबू हम लोग को यही करना था, पहले हम लोग को अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना था, हमने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, फिर हमने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। आ रहा बात समझ में। अब देखिए मैं थोड़ा सा कम लिखा हूं इस चीज में, ठीक, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। आपको चीजों को लिखते हुए चलना है। जो भी सिचुएशन है, जैसे शुरू करेंगे तो लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड हिज डॉटर बी y। ठीक, उसके बाद 7 years ago आफ्ताब इज x - 7, 7 years ago her daughter is y - 7। ठीक, according to question x - 7 is equal to 7 multiplied by y - 7, ये पहला कंडीशन बन जाएगा। फिर केस नंबर 2 पर चलेंगे तो वहां पर भी यही सेम सिचुएशन है, वही काम करेंगे कि आफ्ताब एज आफ्टर 3 year x + 3, आफ्ताब डाटर एज आफ्टर 3 year y + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं ना, तो x + 3 = 3 multiplied by y + 3। फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर ग्राफिकली हो गया, फिर उसके बाद आप अलजेब्रिकली हो गया, फिर उसके बाद ग्राफिकली पर आएंगे तो ग्राफिकली पर इक्वेशंस को लिखेंगे, फिर उसके बाद एक के फॉर्म में दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, फिर एक बॉक्स बनाएंगे, फिर एक के फॉर्म में दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, फिर इन पॉइंट्स को लेकर के और ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर लाइंस को जो है वो ड्रा कर देंगे। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आ रहा बात समझ में। तो ये सारा काम आप करेंगे। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन इसका आता है
तो मान के चलिए कि या तो क्वेश्चन 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में आएगा, और इतना चीज आपको करना पड़ेगा, और मार्किंग स्टेप पर ही मिलती है। वर्ड्स प्रॉब्लम को हमेशा और हमेशा, जब भी कोई प्रॉब्लम आपका वर्ड्स में रहे तो उसका सॉल्यूशन भी आपका वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट टीम का कोच रवि शास्त्री 3 बैट लेते हैं और 6 बॉल लेते हैं, और इसके लिए उनको 3900 रुपए देना पड़ता है, 3900 रुपीज देना पड़ता है। ठीक है, अब नॉर्मली सोचो, एक बॉल और एक बैट का यदि हमको कास्ट मालूम हो तो क्या हम लोग 3 बैट और 6 बॉल का कास्ट दोनों को जोड़ करके इक्वल टू में 3900 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि लेट द कास्ट ऑफ इच बैट बी x एंड इच बॉल बी y। समझ में आ रहा है? बैट और बॉल, देखिए मैं जिस तरह से कर रहा हूं इस तरीके से आपको बोर्ड में नहीं करना, मतलब एग्जाम जब भी आप दें तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको लिख करके करना होगा। ठीक है, लेट द कास्ट ऑफ इच बैट बी ₹x एंड कास्ट ऑफ इच बॉल बी ₹y। ठीक, पहला केस क्या कह रहा है समझिए, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है केस नंबर फर्स्ट कि 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट एंड 6 बॉल्स। ठीक है, एक बैट का, ये हम लोग जो बैट लिखे हैं वो पर बैट, ये पर बैट कॉस्ट है, और ये पर बॉल है। पर का मतलब समझ रहे होंगे ना, एक बैट का x रुपीस और एक बॉल का y रुपीस। क्या कह रहा है सिचुएशन में, सिचुएशन में कह रहा है कि 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट ले रहा है तो ये बताइए टोटल कॉस्ट कितना इसका हो जाएगा बैट का 3x, और 6 बॉल ले रहा है तो कितना हो जाएगा 6y। कह रहा है दोनों को लेकर के टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 3900। दिस इज आवर फर्स्ट सिचुएशन। पहला सिचुएशन हो गया। ठीक, दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में आइए देखते हैं। दूसरे कंडीशन में कह रहा है लेटर सी, अच्छा सी रवि शास्त्री नहीं है ध्यान दीजिएगा, लेटर सी बाइज एनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300। कह रहा लेटर सी बाइज एनदर बैट, बाद में एक बैट और लेती है वो, और फिर 3 और बॉल लेती है। उसी तरीके का जो पहले बैट, जो बैट और बॉल पहले थे उसी काइंड का फिर से एक बैट और 3 बॉल लेती है, जिसके लिए उसको कॉस्ट देना पड़ता है 1300। आ रहा बात समझ में? फिर से एक बैट यानी कि x रुपीस, और 3 बॉल का मतलब भाई एक बॉल का कास्ट y है तो 3 का कितना होगा 3y, और मिलाकर के कितना देना पड़ा 1300। ये हमारा दूसरा सिचुएशन। यानी कि ये जो प्रॉब्लम दिया है हमने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। करना क्या बाबू, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाना है, पहले इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाना है जिसमें x और y की वैल्यूज आप निकाल लेंगे, फिर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरे वाले के लिए भी आपको ये एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा बॉक्स। यदि आप तेजी से बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? तो x और y की फिर से यहां से वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं सब कर लेंगे, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, चलिए मैं इसका ग्राफ नहीं बनाता हूं, आप खुद बनाइएगा। ठीक, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। तीसरा क्वेश्चन 3.1 का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कास्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160।
2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स यानी कि 1 किलो अंगूर एक दिन खरीदा गया तो उसका कॉस्ट टोटल मिला के वो 160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या, ग्राफिकली की बात कर रहा है। ठीक, तो इस सिचुएशन को कह रहा है पहले अलजेब्रिकली और उसके बाद फिर ज्योमेट्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया भाई, फिर से वही बात, यदि हमको एक का मालूम हो तो हम लोग आगे भी सोच सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए देखा जाए क्या क्या कौन कौन सा फ्रूट लिया है। इसमें लिया है एप्पल और ग्रेप्स, एप्पल और ग्रेप्स। तीसरा क्वेश्चन का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एप्पल और ग्रेप्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबू, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप नहीं करेंगे, आपको लिख के करना होगा। ठीक है, लाइन बाय जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज आपको लिखना होगा इसमें। ठीक, लिखने में मैं थोड़ा सा लेजी हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक, देखिए है क्या कह रहा है कि द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल, कास्ट ऑफ ईच kg ऑफ एप्पल इज ₹x, x रुपीज ईच kg यानी कि 1 kg का, 1 kg का x रुपीज है। और ग्रेप्स की बात क्या कर रहा है, और ग्रेप्स में 1 kg, फिर से वही 1 kg ग्रेप्स का हम लोग मान लेते हैं y। पहले दिन क्या कर रहा है, पहले दिन ये कर रहा है कि 2 kg एप्पल ले रहा है और 1 kg ग्रेप्स। तो भाई 1 kg एप्पल का कॉस्ट x, तो 2 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x, और ग्रेप्स तो 1 kg ले रहा है तो इसका कॉस्ट y, और टोटल मिला के उसको कितना देना पड़ रहा है 160। पहला सिचुएशन हो गया, आ रहा बात समझ में। दूसरा क्या कह रहा है कि एक महीने बाद द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स ऑफ ₹300। कह रहा है एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, एप्पल को 4 kg ले रहा है तो 1 kg का x रुपीज, तो 4 kg का 4x रुपीज। ठीक, और ग्रेप्स को 2 kg ले रहा है, 1 kg का y रुपीज, 1 kg का y रुपीज, तो 2 kg का 2y रुपीज। आ रहा बात समझ में, और टोटल देना कितना पड़ रहा है 300। ठीक, ये दूसरा सिचुएशन। अच्छा, यदि इन तीनों टर्म्स में, यदि आप देखिए फिर ये इन दोनों टर्म्स में यदि कुछ कॉमन हो तो उस कॉमन को लेकर के हम लोग बाहर उधर ट्रांसफर करके और इसको छोटा ज्यादा तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4x और 2x है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये आपका अब दूसरा हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका सही है लेकिन और छोटा हो जाएगा ये। आ रहा बात। तो ये अलजेब्रिकली हम लोगों ने जो है वो 2 इक्वेशन तैयार किए। फिर इसको आपको ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस इक्वेशन के लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए भी आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y। क्लास 9th में ये सारा काम आप लोग किए होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो एक बार करिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से इसके ऊपर जो है वो और ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा। आसान चीज है, बस एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू को तब्दील करनी है। इस पहले इक्वेशन में आप करिए क्या, सिर्फ y को तो ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, अब y की वैल्यू अपने हिसाब से सोचते जाइए और x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। भाई कुछ उसको ले जाएंगे उधर, फिर 2 को भी इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 160 माइनस y अपन में 2। वही काम आप यहाँ पर करेंगे। ठीक, y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस y अपन में 2। y की वैल्यू रखते जाना है, x की वैल्यू मिलती जाएगी। ये 3 वैल्यू आपको मिलने के बाद ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बस 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के 3.1 में थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान आपको तब लगेगा जब जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। यदि वो आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से चीजों को जो है वो कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि किसी को डाउट हो ठीक है तो पूछ सकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, इसमें यदि आप क्वेश्चन कभी भी कर रहे हो और किसी भी टॉपिक का, आपके सिलेबस के किसी भी टॉपिक का यदि क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको जो है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो भेज देंगे। जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा आपका, तुरंत आपको कोशिश किया जाएगा कि रिप्लाई किया जाए। ठीक है, या तो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या फिर ऐसे जो है वो मैं रफ पेपर पर करके उस चीज को आपको सेंड कर दूंगा। आ रहा बात समझ में आ रहा है सबको। एक आपको काम करना है,
कोशिश करिए कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो वीडियो पहुंचे, ठीक, ताकि सब पढ़े सब बढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जो है वो आपको बताएंगे, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड, ये भी ग्राफिकल मेथड था, लेकिन उस ग्राफिकल मेथड में हम लोग सॉल्यूशन का चर्चा करेंगे, और फिर एक बहुत ही मजेदार चीज हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और वो मजेदार चीज क्या होगी? वो मजेदार चीज होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है, उनके कोफिशिएंट के रेशियो का कंपैरिजन। आ रहा बात समझ में? तेज हो गया थोड़ा। रेशियो का कंपैरिजन से हम लोग पता लगाएंगे कि किस तरीके से हम लोग सिर्फ रेशियो को, सिर्फ इक्वेशन को देखें और हम ये बता दें कि केस कॉन्सिस्टेंट का है कि इनकॉन्सिस्टेंट का है। अच्छा, कॉन्सिस्टेंट का भी है तो यूनिक सॉल्यूशन का है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, लेकिन वो चीज मिलेगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।